ये ऐसा पोर्शन है कि जिसके बिना एडवांस के क्वेश्चंस तो हो ही नहीं पाएंगे आपसे। मेन में भी जेई मेन का अगर एग्जाम देने जा रहे हो और चाहते हो कि बढ़िया परसेंटाइल आ जाए, मोर देन 99 परसेंटाइल आ जाए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एनालिसिस आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात कि एलिमेंट होता क्या है, कैसे एलिमेंट चूज करने के बाद से हम लोग इंटीग्रेशन का एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके लिमिट लेंगे, फिर उसको सॉल्व करके और आंसर तक पहुंचेंगे। तो ये सारी चीजें आज मैं इसको कंप्लीट करूंगा। हमारी जो बॉडीज हैं, ये बॉडीज कितने तरह के होंगे, हमारे सिलेबस में कितने तरह के बॉडीज दिए जाएंगे, इस कंसेप्ट के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया जेई मेन 2019 में, 9 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में। और यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन का ही कंसेप्ट है, इसमें फिजिक्स का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। चलिए, तो इंटीग्रेशन का थ्योरी हम खत्म कर चुके हैं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, और अब स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया था कि दो एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे इसका, एक एलिमेंट्स चूज करके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एनालिसिस, और दूसरा एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व थोड़ा आसान पड़ता है, लेकिन एलिमेंट्स चूज करके और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एनालिसिस ये स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। और ये ऐसा पोर्शन है कि जिसके बिना एडवांस के क्वेश्चंस तो हो ही नहीं पाएंगे आपसे। मेन में भी जेई मेन का अगर एग्जाम देने जा रहे हो और चाहते हो कि बढ़िया परसेंटाइल आ जाए, मोर देन 99 परसेंटाइल आ जाए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एनालिसिस आपको आना चाहिए। और नीट वाले बच्चे भी जानते हैं कि 2025 के एग्जाम के बाद अभी क्या सिनारियो है, आपको कितने अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और बोर्ड भी उसी तरह का होते जा रहा है। तो ओवरऑल बोला जाए कि अगर फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो फिजिक्स के हर टूल को जानना पड़ेगा, फिजिक्स का ये पोर्शन जिससे आप भागते हैं इसको भी जानना पड़ेगा। तो आज मैं आपको सिखाता हूं कि एलिमेंट्स हम लोग कैसे चूज करेंगे। सबसे पहली बात कि एलिमेंट होता क्या है, कैसे एलिमेंट चूज करने के बाद से हम लोग इंटीग्रेशन का एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके लिमिट लेंगे, फिर उसको सॉल्व करके और आंसर तक पहुंचेंगे। तो ये सारी चीजें आज मैं इसको कंप्लीट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे फिजिक्स में कुछ लॉज ऐसे हैं जो बड़ी ही लिमिटेशन के साथ बनाए गए हैं, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कोलॉम्स लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ, ये कुछ लॉज के एग्जांपल हैं। इसके अलावा और भी जगह पर, जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, वहां पर भी एलिमेंट्स चूज करने की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरे फिजिक्स के अंदर हमको ये एलिमेंट्स चूज करना परेशान करते रहेगा, और अगर हमें नहीं आएगा तो हम उन क्वेश्चन से भागते रहेंगे। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, क्लास 9th में सभी बच्चे पढ़े हैं। आपको पता है कि ये क्या बताता है, अगर दो पॉइंट मासेस, कौन से मासेस, पॉइंट मासेस, पॉइंट मास क्या होता है, ऐसा मास जिसका डायमेंशन दोनों मासेस के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। तो दो पॉइंट मासेस अगर r डिस्टेंस पर रखे गए हो तो उनके बीच लगने वाला फोर्स हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाल सकते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Gm1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर के बराबर होगा। अब इस फॉर्मूले का यूज करके, इस लॉ का यूज करके अगर ये क्वेश्चन हम करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है हमारे लिए। हम निकालना चाहते हैं कि ये जो मास रखा है ओरिजिन के ऊपर, इसके ऊपर ये बाकी सारे मासेस मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो m1 ने कितना फोर्स अप्लाई किया आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से, Gmm डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर। इसने कितना फोर्स अप्लाई किया यहाँ पर, ये फाइंड कर सकते हो। इसने फोर्स कितना अप्लाई किया, ये फाइंड कर सकते हो। इसने फोर्स कितना अप्लाई किया, ये फाइंड कर सकते हो। और सभी फोर्सेस को फाइंड करने के बाद से आप उनको ऐड कर लेंगे, तो टोटल फोर्स निकल जाएगा कि ओरिजिन वाले मास के ऊपर बाकी सारे मासेस मिलके कितने फोर्स लगा रहे हैं। इस तरह से अभी तो मैंने इसके अलावा 4 मासेस रखे हैं, अगर 8 मासेस रखे होते, 10 मासेस रखे होते, 50 मासेस रखे होते, तो सबके फोर्सेस को हम लोग ऐड करके और टोटल फोर्स निकाल सकते थे। तो ये इजी था हमारे लिए। लेकिन टफ कहां पर पड़ेगा, जब इस तरह की चीजें आ जाएंगी। हमने ये जो लॉ बनाया था, ये लॉ तो 2 पॉइंट मासेस के लिए था, लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, तो एक पॉइंट मास है और दूसरा रॉड है। अब पूछा जाए कि बताइए कि इस पॉइंट मास ने इस रॉड के ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो हमारा नॉर्मल Gm1m2 बाई r स्क्वायर तो यहां पर लग नहीं सकता है। तो फिर करें क्या, तो अब हम लोग मैथमेटिक्स के उस टूल का इस्तेमाल करते हैं जो इस चीज को आसान बना देता है। कैसे, इंटीग्रेशन बोलता है कि आप क्या करिए कि इसको कंसिडर करिए कि ये जो रॉड है, ये जो लाइन है, ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है, इनफाइनाइट पॉइंट से। बहुत ढेर सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसके ऊपर हैं, और वो सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बना दिए हैं, रॉड बना दिए। तो ये रॉड इनफाइनाइट पॉइंट मासेस से मिलकर के बना है, और अगर इनफाइनाइट पॉइंट मासेस हमने मान लिया तो पॉइंट मासेस के लिए तो हमारे पास लॉ है ही, उस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करें, ये कंसिडर करें कि यहाँ पर एक बहुत छोटा सा पॉइंट मास है, और इस पॉइंट मास ने इसको कितने से अट्रैक्ट किया, पता कर लो।
इसके बगल में इसी के ठीक सटे हुए एक और पॉइंट मास होगा, इसने कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया ये निकालो। ठीक बगल में एक और पॉइंट मास है, इसने कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया ये निकालो। इस तरह से जितने भी पॉइंट मासेस हैं, ये सभी पॉइंट मासेस कितने कितने फोर्सेस से इसको अट्रैक्ट करते जाते हैं, वो सारे फोर्सेस आप निकालते जाइए और लास्ट में ऐड कर दीजिए। लेकिन ये काम हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स तो कर नहीं सकता है, क्योंकि अभी हमको कितने टुकड़ों को ऐड करना है, इनफाइनाइट टुकड़ों को। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स तो 2 4 10 20 टुकड़े रहे तो उसको ऐड कर सकता है, लेकिन इनफाइनाइट टुकड़ों को ऐड करना नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात नहीं है। तब कैसे करेंगे? इस केस में हम लोग मैथमेटिक्स का वो एडिंग टूल लगाते हैं जो इनफाइनाइट चीजों को ऐड कर सकता है, और वो क्या है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या करेगा? इन सारे फोर्सेस को ऐड करके और नेट फोर्स बता देगा। तो अगर एक पॉइंट मास इसके ऊपर डी एफ फोर्स लगाता है, तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए आप उन सभी फोर्सेस को ऐड कर देंगे, उसी को कहा जाता है इंटीग्रेशन डीएफ। अगर इंटीग्रेशन डीएफ कर लिया तो नेट फोर्स निकल जाएगा। अब ये करना कैसे है? इसको करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, और उन एग्जांपल्स के हेल्प से मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से एलिमेंट को चूज करके और इंटीग्रेशन के इक्वेशन को बना करके और आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो कि हमारे जो बॉडीज हैं, ये बॉडीज कितने तरह के होंगे, हमारे सिलेबस में कितने तरह के बॉडीज दिए जाएंगे। तो एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे पॉइंट मास हो सकता है, पॉइंट चार्ज हो सकता है, और दूसरे लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जो ऐसे सिस्टम होंगे जिनके ऊपर अगर मास वाली बॉडी है तो मास किसी लाइन के ऊपर बिखरा हुआ रहेगा, अगर चार्ज है तो चार्ज किसी लाइन के ऊपर बिखरा हुआ रहेगा। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन वाले सिस्टम कौन से होते हैं? आपके रॉड होते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं देखूं तो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड में रॉड हो जाएगा और रिंग हो जाएगा। रिंग के ऊपर भी जो मास है वो किसी लाइन के ऊपर बिखरा रहता है, या चार्ज है तो किसी लाइन के ऊपर बिखरा हुआ रहता है। तो रॉड और रिंग, ये दो चीजें ऐसी आ गई जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती हैं। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है? अगर कोई भी चीज जैसे मास या चार्ज किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके शीट टाइप के, जितने भी ऑब्जेक्ट है, जैसे रेक्टेंगुलर शीट हो गया, ट्राइंगुलर शीट हो गया, ये सारे शीट टाइप के ऑब्जेक्ट सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन वाले होंगे। इसी तरह से जो डिस्क है, डिस्क भी शीट टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के ऊपर होता है। इसके अलावा जो शेल होते हैं, शेल जैसे स्फेरिकल शेल, शेल का मतलब कि बहुत पतले मेटल से या नॉन मेटल से, बहुत पतले चीज से बना हुआ है क्लोज्ड बॉडी। जैसे शेल, स्फेरिकल शेल जो होगा उसका थिकनेस हम नेग्लेजिबल मानेंगे कि नेग्लेजिबल, बहुत पतले चीज से वो पूरा एक स्फीयर बना दिया गया, तो वो शेल है। शेल में भी सरफेस के ऊपर ही पूरे चार्ज का या मास का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और तीसरा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चार्ज या मास पूरे बॉडी के अंदर भरा हुआ रहता है। जैसे एक सॉलिड स्फीयर हो, और सॉलिड स्फीयर के अंदर पूरा का पूरा, अगर ये मेटल का बना हुआ है तो मेटल इसके अंदर भरा हुआ है। जैसे लड्डू है आपका, तो लड्डू के अंदर क्या होता है कि पूरा बूंदी जो होता है वो लड्डू के अंदर भरा हुआ रहता है। तो वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, वो पूरे वॉल्यूम के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर होगा। तो ये इतने तरह के सिस्टम्स हमको देखने के लिए मिलेंगे हमारे सिलेबस में। और इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, जैसे कोन हो सकता है। कोन में भी आपका अगर शीट से बना हुआ है तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कोन अगर पूरा भरा हुआ है तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो और भी चीजें आ सकती हैं, फ्रस्टम हो सकता है। तो आप देख के पता चल जाएगा कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर। अब इसका एनालिसिस करते हैं जरा। तो चलो देखो, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, और ये रॉड है। इस रॉड के बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि इस रॉड का मास जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब इसका डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पर हल्का है, कहीं पर भारी है। और किस तरह से इसका डेंसिटी चेंज हो रहा है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका डेंसिटी चेंज हो रहा है लेमडा इज इक्वल टू 2x किलोग्राम पर मीटर। लेमडा को हम लोग बोलते हैं मास डेंसिटी। लेमडा बताता है कि इस लेंथ के ऊपर मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना किलोग्राम पर मीटर। अगर मैं 1 मीटर का टुकड़ा ले लूं तो उसका मास कितना होगा, उसको हम लेमडा से दिखाते हैं। ठीक है, 1 मीटर का टुकड़ा ले लूं, उसके ऊपर कितना मास होगा, 1 मीटर का मास कितना है, वो लेमडा से हम लोग दिखाते हैं। और लेमडा की वैल्यू दे रखी है कि लेमडा यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक्स के साथ, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हमारा एक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस के ऊपर आगे जाएंगे, लेमडा भी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे, अगर लेमडा बढ़ते जाएगा मतलब रॉड हमारा धीरे धीरे भारी होते जाएगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस रॉड का टोटल मास कितना होगा, इस रॉड का टोटल मास कितना है, ये हमको बताना है। तो जब ये कहीं हल्का है, कहीं भारी है, तो टोटल मास कैसे निकालें? उसको निकालने का तरीका ये होगा कि इस रॉड को इनफाइनाइट छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो।
और इनफाइनाइट छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और सभी टुकड़ों को जब ऐड कर दोगे, सभी टुकड़ों के मासेस को ऐड कर दोगे, तो टोटल मास ऑफ द रॉड आ जाएगा। और ये जो हम इनफाइनाइट छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, इन्हीं इनफाइनाइटली स्मॉल इनफाइनाइट छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स बोलते हैं। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम लोग छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, और बॉडी, ये जो एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट्स कैसे बनते हैं? ये बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग बनते हैं। बॉडी का जो शेप होता है उस शेप के अकॉर्डिंग बनते हैं। जैसे यहां पर ये जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम लोग एलिमेंट्स बनाते हैं, चाहे रॉड के एलिमेंट बना रहे हो, चाहे रिंग के एलिमेंट बना रहे हो, चाहे सेमी सर्कुलर क्वार्टर सर्कुलर रिंग हो उसके एलिमेंट्स बना रहे हो, जब यहाँ पर हम लोग एलिमेंट्स बनाते हैं तो एलिमेंट्स पॉइंट लेते हैं, पॉइंट टाइप के एलिमेंट्स लेते हैं। जैसे अगर ये मास है तो पॉइंट मासेस, बहुत छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना हुआ। अगर ये चार्ज होता तो पॉइंट चार्जेस, बहुत छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर बना हुआ। तो इस तरह से पॉइंट एलिमेंट्स बनाएंगे। जब ये सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो हम लोग इसके शेप के अकॉर्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एलिमेंट्स लेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लेकर के मैं बताऊंगा कि यहाँ पर एलिमेंट्स आप कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये रॉड है, तो रॉड को हम ये मान ले रहे हैं कि छोटे छोटे पॉइंट एलिमेंट्स से मिलकर बना है। जो सबसे छोटे टुकड़े मान रहे हैं उन्हीं टुकड़ों को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट्स बोल रहे हैं। जब ये एलिमेंट्स माना जाता है तो एलिमेंट्स कहाँ पर लिया जाए? इस एलिमेंट को कहाँ पर लिया जाए? तो एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक एलिमेंट इसमें लेते हैं और उस एलिमेंट को हम लोग रैंडमली चूज करते हैं, किसी स्पेशल पॉइंट पर नहीं बल्कि जनरल पॉइंट पर चूज करते हैं, और देखते हैं कि इसका वेरिएशन किस तरफ हो रहा है। उसी के हिसाब से वेरिएबल्स और एलिमेंट लिया जाता है। देखो जैसे ये x के साथ चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहां से ओरिजिन से किसी x डिस्टेंस पर जाकर और एक बहुत छोटा सा टुकड़ा इसका लेते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट। और ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसका लंबाई हम लोग मान लेते हैं dx। इसका लंबाई कितना मान लेंगे? dx। अपने दिमाग में बना लेना है कि ये जो dx है ये इनफाइनाइटली स्मॉल है। यहां पर आपको दिखाई दे बोर्ड के ऊपर, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है इसको, ठीक है? ये आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे इसलिए हम बड़ा बना रहे हैं। असल में क्या है, ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल है ये। अब क्या करना है कि इस छोटे से एलिमेंट का मास निकाल लेना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट कर देने से क्या होगा कि इसके ऊपर जितने इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे उन सभी के मासेस जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? टोटल मास मिल जाएगा। तो इस एलिमेंट का मास निकालें, इस एलिमेंट का मास निकालें। मास डेंसिटी कितना दिया गया है इसका? लेमडा इज इक्वल टू 2x किलोग्राम पर मीटर। 1 मीटर का मास कितना है? लेमडा है। तो अगर 1 मीटर का मास लेमडा है तो 2 मीटर का मास कितना हो जाएगा? 2 लेमडा। 3 मीटर का मास कितना हो जाएगा? 3 लेमडा। 4 मीटर का मास कितना हो जाएगा? 4 लेमडा। ऐसे ही dx मीटर का मास कितना हो जाएगा? dx लेमडा। तो इस एलिमेंट का अगर मुझे मास निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं dm, dm इज इक्वल टू हो जाएगा dx इंटू लेमडा, या लेमडा इंटू dx, ऐसे लिखा जाता है। ये dm हो गया इस एलिमेंट का मास। लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dm इज इक्वल टू मिलेगा हमको, लेमडा के जगह पर लिखते हैं 2x dx, 2x dx। ये dm हो गया, ये छोटे से एलिमेंट का मास हो गया। अब अगर आपको टोटल मास फाइंड करना है तो टोटल मास फाइंड करने के लिए आप इस तरह के सभी एलिमेंट्स के मासेस को ऐड कर दीजिए, मतलब क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए। अब dm कितना था? 2x dx, 2x dx। अब आती है बारी लिमिट्स चूज करने की। लिमिट्स कहां से कहां तक लगाए जाएं, लिमिट कहां से कहां तक का रहेगा? तो लिमिट कैसे लिखते हैं? देखो, इस रॉड का जो पहला पार्ट है, मतलब इसके ऊपर ये x का जो मिनिमम वैल्यू होगा, ऐसे देख लो कि ये जो x हमने लिया है ना, कि x दूरी पर जाकर के एक एलिमेंट मान लिया, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x जो होगा वो लोअर लिमिट होगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x जो होगा वो क्या होगा? अपर लिमिट होगा। तो अगर ये एलिमेंट हम लोग इधर खिसकाते जाए, इधर के एलिमेंट लेते जाए, तो इधर लेते 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 पहला एलिमेंट कितनी दूरी पर मिलेगा आपको? 0 डिस्टेंस पर। x का मिनिमम वैल्यू कितना है? 0। तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा 0। और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? यहां से अगर हम आगे जाएं तो आगे जाते जाते कहां तक पहुंच सकते हैं? आखिरी एलिमेंट कहां पर है? तो आखिरी एलिमेंट है l डिस्टेंस पर। तो इस इंटीग्रेशन का अपर लिमिट हो जाएगा l। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर इंटीग्रेट करोगे, 2 कांस्टेंट है, यहां पर लिख लिए। x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगा लेंगे आप 0 से l तक का। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के अंदर लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट हो गया एल और लोअर लिमिट हो गया 0, तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, मतलब आंसर कितना आ गया हमारा एल स्क्वायर। ये एल स्क्वायर टोटल मास आ गया रॉड। समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट चूज करेंगे। एलिमेंट का मतलब एक छोटा सा एलिमेंट्री टुकड़ा। वो कहां पर चूज करना है? किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे, किसी स्पेशल पोजीशन पे नहीं, मतलब सेंटर में, मिड पॉइंट पर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे एक एलिमेंट चूज करेंगे। उस एलिमेंट का अगर ये मास आपको फाइंड करना है तो मास निकालिए, अगर चार्ज निकालना चाहते हो तो चार्ज निकालो, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको टोटल मास या टोटल चार्ज पता चल जाएगा। आई बात समझ में? सिर्फ एलिमेंट निकालने के लिए भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको जेईई मेन का क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां पर यही काम करना है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है और टोटल चार्ज निकालना है, बस इतना ही काम है। वो लैम्डा जो है, लैम्डा थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे दिया है, उसको इंटीग्रेट करने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी कंसेप्ट बस इतना ही है, सिर्फ इतने पर भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और मैंने लीनियर ऑब्जेक्ट लिया है, यह है रिंग। और इस रिंग के बारे में दिया गया है कि रिंग का जो डेंसिटी है, जो इसका लीनियर मास डेंसिटी है, ये कैसे चेंज हो रहा है? 2 थीटा, थीटा के साथ चेंज हो रहा है। मतलब इसका जो मास होगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाएगा तो मास चेंज होते जाएगा 2 थीटा के साथ, मतलब 2 थीटा के टर्म्स में चेंज होते जा रहा है। तो आपको बताना है कि इसका टोटल मास कितना होगा। तो क्योंकि ये थीटा के साथ बदल रहा है, तो अब हमको जब एलिमेंट चूज करना होगा तो थीटा एंगल पर जाकर के चूज करना होगा, एंगल के हिसाब से चूज करना होगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। पहली बात तो ये लीनियर ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर एलिमेंट हमको कैसा मानना होगा? एलिमेंट हम लोग मानेंगे पॉइंट मास, पॉइंट मास टाइप का एलिमेंट मानेंगे। तो यहां से किसी थीटा एंगल पर जाकर के, किसी थीटा एंगल पर जाकर के हम लोग एक एलिमेंट चूज करेंगे। एलिमेंट हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, लेकिन आपको दिखाई दे इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा मान रहा हूं। बड़ा ये देखने में बड़ा है, असल में इसकी फीलिंग इनफाइनाइटली स्मॉल की है। ठीक है, तो यहां से थीटा एंगल पर गए और थीटा एंगल पर जाकर के हमने एक डी थीटा फैलाव का एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसका फैलाव कितना था, सेंटर से अगर देखा जाए डी थीटा था। अब इसकी लंबाई निकाल लेते हैं जरा, इसकी लंबाई निकाल लो। इसकी लंबाई कितनी मीटर होगी? अगर मैं इसके लंबाई को बोलता हूं डी एल, डी लगा लेते हैं इनफाइनेटली स्मॉल के लिए। इसकी लंबाई अगर मैं डी एल बोल दूं तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। इसका रेडियस सपोज आर है, तो डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा। डी एल इज इक्वल टू कितना हो गया? आर डी थीटा। ठीक है, ये लंबाई हो गया इस एलिमेंट का, आर डी थीटा। अब इस छोटे से एलिमेंट का मास निकालना है, और इस तरह के जितने छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उन सभी के मासेस को ऐड कर देना है। तो क्या मिल जाएगा? इस रिंग का टोटल मास। तो उसका मास कैसे निकाल लोगे? देखो, डी एम बोलेंगे इसके मास को, डी एम बोल रहा हूं इसके मास को। मास इसका फाइंड कर लेते हैं जरा। डी एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 मीटर का मास है लेमडा, लेमडा किलोग्राम पर मीटर। 1 मीटर का मास है लेमडा, फिर से वही चीज, 2 मीटर का मास 2 लेमडा, 3 मीटर का मास 3 लेमडा, डीएल मीटर का मास डीएल इंटू लेमडा। तो डी एम इज इक्वल टू लिख दोगे लेमडा डीएल। अब डीएल की वैल्यू पुट कर लीजिए, लेमडा और लेमडा की भी वैल्यू पुट कर लो। लेमडा का वैल्यू कितना था? 2 थीटा, तो लेमडा की जगह पर लिख लिए 2 थीटा, और डीएल के जगह पर लिख लिए आर डी थीटा। ये डीएम हो गया एक छोटे से एलिमेंट का मास। अगर इस पूरे रिंग का मास आपको फाइंड करना है तो क्या करोगे? इस तरह के जितने छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उन सभी के मासेस को ऐड कर दो तो टोटल मास आ जाएगा। तो टोटल मास आया हमारा इंटीग्रेशन डीएम। ये इंटीग्रेशन, यहां पर ये वैल्यू पुट कर लो डीएम का, आर, या ऐसे लिख लो 2r थीटा डी थीटा। अब यहां पर वेरिएबल है थीटा, थीटा चेंज होते जा रहा है। तो थीटा देखो कहां से कहां तक चेंज होगा। जो पहला टुकड़ा होगा, पहला एलिमेंट होगा इसका, वो यहां पर होगा। इसके लिए एंगल कितना होगा? 0। अगर मैं इस एलिमेंट को इधर खिसकाते आ जाऊं तो एंगल घटते जाएगा। तो एलिमेंट जब ये एंगल घटते 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 यहां पर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। इधर जाएंगे एंगल बढ़ते जाएगा। और जब ये हमारा एलिमेंट इस तरह से बढ़ते जा रहा है, ऊपर की तरफ जाते जा रहा है, तो एंगल बढ़ते जा रहा है। थीटा 0 से बढ़ते बढ़ते हो गया 90, 180,
270, 360। तो जो आखिरी एलिमेंट होगा इसके ठीक नीचे यहां पर कितना होगा थीटा, 360 के बराबर होगा। तो थीटा का लिमिट लग जाएगा 0 से लेकर के और 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक ये थीटा का लिमिट लग गया। अब 2r जो है, इस 2r को बाहर निकाल लीजिए, यहां से 2r को बाहर निकाल लो। थीटा डी थीटा, थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, थीटा स्क्वायर बाई 2। थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगा लीजिए 0 से लेकर के 2 पाई तक का, ये लिमिट हो गया। अब इसमें आप जो कांस्टेंट है उसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा, r तो रहेगा ही, थीटा स्क्वायर का मतलब हो गया 2 पाई का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर हो गया, माइनस 0 स्क्वायर 0 हो गया। तो 4 पाई स्क्वायर माइनस 0 कितना हो गया, 4 पाई स्क्वायर इंटू आर, तो 4 पाई स्क्वायर आर, ये इसका आंसर आ गया। 4 पाई स्क्वायर आर, इतना आ गया टोटल मास ऑफ द गिवन रिंग। इस रिंग का टोटल मास कितना आया है, 4 पाई स्क्वायर आर। ये है, एक एलिमेंट चूज करना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, उस छोटे से टुकड़े का मास फाइंड कर लेना है, और फिर उसके बाद इसके ऊपर इस तरह के जितने छोटे छोटे टुकड़े हैं उन सभी के मासेस को ऐड कर देना है। तो क्योंकि हमने इनफाइनाइटली स्मॉल ये सेक्शन माना है, तो इनफाइनाइट चीजों को ऐड करने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन करेगा। तो इंटीग्रेट करके हम आंसर निकाल लेंगे। आ रहा है समझ में। अब देखो सरफेस ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर एक डिस्क दिया गया है, इस डिस्क का रेडियस है r, और इसका मास कैसे चेंज हो रहा है, रेडियस है कैपिटल R, मास कैसे चेंज हो रहा है 5r के अकॉर्डिंग। 5r किलोग्राम पर मीटर कह सकते हो या पर मीटर स्क्वायर कह सकते हो, लैम्डा नहीं, इसका सिग्मा होगा, यहाँ पर हम लोग सिग्मा बोलते हैं, और किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर दिया रहता है। तो इसका मास लगातार बदल रहा है और हमको पता करना है कि इस डिस्क का टोटल मास क्या होगा। सिग्मा दिया हुआ है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख ले रहा हूँ, 5r किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सरफेस मास डेंसिटी कहलाता है। ये आगे धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। अब एरिया के हिसाब से, क्योंकि ये शीट है ना, सरफेस है, तो एरिया के हिसाब से कि इसके कितने एरिया का मास कितना है वो चीज दिया हुआ है। और ये जो मास डेंसिटी है ये कैसे चेंज हो रहा है, आर के हिसाब से चेंज हो रहा है। और आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ सेंटर से जैसे जैसे हम लोग बाहर जाएंगे वैसे वैसे इसका जो सिग्मा होगा ये बढ़ते जाएगा, मतलब इसका जो डेंसिटी है वो बढ़ते जा रहा है। बीच में हल्का है और किनारे किनारे भारी है, तो हमको बताना है कि इसका टोटल मास कितना हो जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं जरा इसको, टोटल मास कितना हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें जब एलिमेंट निकालना होगा तो एलिमेंट हम लेंगे इस बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग। हम मान लेंगे कि जो डिस्क है ये डिस्क बहुत पतले पतले रिंग से मिलके बना है। एक बहुत छोटा सा रिंग था सेंटर पे, फिर उसके बगल में एक और रिंग, फिर एक और रिंग, फिर उससे बड़ा रिंग, फिर उससे बड़ा रिंग, फिर उससे बड़ा रिंग। ये सारे रिंग अगर हम लोग बड़ा करते जाए, धीरे धीरे रिंग को बड़ा करते जाए, तो क्या बन जाएगा, ये एक डिस्क बन जाएगा। अभी मैंने रिंग थोड़े दूर दूर पे दिखा दिया, आप रिंग ऐसे बनाओ जो बिल्कुल चिपके हुए हो। तो एक रिंग बनाए, फिर उसी से चिपका हुआ अगला रिंग बनाए, फिर उसी से चिपका हुआ अगला रिंग बनाए, फिर उसी से चिपका हुआ अगला रिंग बनाए, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा डिस्क बन जाएगा। तो हम ये मान लेंगे कि एक बहुत छोटा सा रिंग यहाँ पर सेंटर पे रखा है जिसका रेडियस है 0, उससे थोड़ा सा बड़ा रिंग, उसके बाद फिर बड़ा रिंग, फिर बड़ा रिंग, इस तरह से करते करते डिस्क बन गया। तो इसमें जो एलिमेंट हम लोग मानेंगे, एलिमेंट कैसा मानेंगे, रिंग टाइप का मानेंगे एलिमेंट। तो यहां से क्या करना है, यहां से आपको स्मॉल r डिस्टेंस पर जाना है, और स्मॉल r डिस्टेंस पर जाकर के एक छोटा सा रिंग कंसिडर करना है, और इस रिंग की भी कुछ मोटाई लेनी पड़ेगी आपको। ये जो आप रिंग ले रहे हैं इस रिंग का भी कुछ मोटाई लेना पड़ेगा। मान लो ये जो रिंग आपने लिया है, इस रिंग की मोटाई है dr, ये जो हमने रिंग कंसिडर किया है इसका सेंटर है यहाँ पर, और रिंग का मोटाई कितना है, रिंग का मोटाई मतलब ये चौड़ाई, ये है dr के बराबर, dr ये है dr के बराबर। ठीक है, अब इसका मास निकालो। ये जो एलिमेंट आपने कंसिडर किया है इस एलिमेंट का मास निकालेंगे, और जब इस एलिमेंट का मास निकल जाएगा तो उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मास ऑफ द डिस्क निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, सोचो कि अगर मैं इसको यहां से बाहर निकालता तो ये कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा होता ये, और फिर मैं इसको तोड़ देता, और तोड़ करके ऐसे कर देता, सीधा कर देता, इसको ऐसे बन जाता। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी है, इसका रेडियस है r,
तो इसका पूरा लंबाई अगर देखा जाए तो इसका लंबाई आएगा हमारा 2 पाई आर, और इसका चौड़ाई देखें कितना होगा, ये चौड़ाई कितना होगा इसका चौड़ाई हमने कितना लिया है, डी आर। इसका जो चौड़ाई है वो डी आर लिया है, तो ये चौड़ाई बन गया आपका डी आर। ठीक है, जब इसका लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल गया तो इसको रेक्टेंगल मान करके और इसका एरिया निकाल लो। इसके एरिया को मैं बोल दे रहा हूं डी ए, ये छोटे से एलिमेंट का छोटा सा एरिया। तो इसका एरिया हो जाएगा डी ए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का मास है सिग्मा, तो 2 मीटर स्क्वायर का मास 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर का मास 3 सिग्मा, डीए मीटर स्क्वायर का मास डीए सिग्मा। तो अगर इसका मुझे मास निकालना है तो क्योंकि इसका एरिया डीए मीटर स्क्वायर है, तो इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा मास हो गया डीए इंटू सिग्मा या सिग्मा इंटू डीए। अब वैल्यू पुट कर लो, देखो सिग्मा कितना दिया गया है, सिग्मा दिया गया है तुमको 5r, ये सिग्मा दिया गया है 5r, तो यहां पर लिख लीजिए 5r। और डीए आपने कितना निकाला 2 पाई आर डी आर, ये एक इस छोटे से एलिमेंट का मास आ गया। ठीक है, अब टोटल मास आपको पता करना है। टोटल मास पता करने के लिए क्या करोगे, इस तरह के जितने छोटे छोटे रिंग्स हैं उन सभी के मासेस को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमको, टोटल मास। और इस तरह के इनफाइनाइट चीजें होंगी क्योंकि इनफाइनाइटली थिन है ये, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। इनफाइनाइट चीजों को ऐड करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन डीएम आपको करना है, इंटीग्रेशन 5 इंटू 2 हो गया 10 पाई आर स्क्वायर डी आर, 10 पाई आर स्क्वायर डी आर। 10 पाई यहाँ पर कॉमन है, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। ये 3 को बाहर निकाल सकते हो, तो 10 पाई डिवाइडेड बाई 3, लिमिट लगाओ आर की जगह पर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस 0 क्यूब, आंसर कितना आ गया, कैपिटल आर क्यूब। तो ये इस डिस्क का मास हो गया। हमने क्या किया है कि इस डिस्क के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट बना है। हमेशा यही काम करना है, जब भी डिस्क आएगा आपके पास, डिस्क का जो एलिमेंट होता है वो रिंग होता है, ध्यान रखना है। तो डिस्क जब भी आए तो इससे किसी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पर जाकर के और डी आर मोटाई, आर रेडियस का रिंग ले लेंगे और उस रिंग की मोटाई डी आर ले लेंगे और उसका एरिया निकाल लेंगे। इसी तरह से चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता, बोलता कि इसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है, चार्ज देता सिग्मा इज इक्वल टू 5 आर या 5 आर कूलम पर मीटर स्क्वायर, यूनिट चेंज हो जाता है। पूछा जाता है टोटल चार्ज बताओ, बिल्कुल यही प्रोसीजर होता है। यहाँ पर हम लोग डी क्यू लिखते हैं, इंटीग्रेशन डी क्यू लिखते हैं, बाकी सारा वैल्यू सेम है, आंसर इतना ही आता है। तो ये इतना किलोग्राम आ रहा है ना, ये इतना क्या आ रहा है, किलोग्राम आ रहा है, केजी में आ रहा है, और वो कूलम में आता है, बस इतना डिफरेंस होता है। तो ये एक शीट हो गया। इसके बाद बिल्कुल ऐसे ही हम लोग वॉल्यूम वाली चीज़ों को, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑब्जेक्ट्स को किया जा सकता है जिसके अंदर चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम के अंदर बिखरा हुआ हो। तो वॉल्यूम अगर रहता, अगर हमारे पास एक स्फीयर रहता, एक स्फीयर रहता, तो स्फीयर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर इसके अंदर एलिमेंट कंसिडर करना होता है आपको, तो आप यहाँ से सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाते हैं और एक स्फीयर मान लेते हैं, एक हॉलो स्फीयर मान लेते हैं जिसकी मोटाई हो डी आर। यहाँ सेंटर से आर डिस्टेंस पर जाएंगे और डी आर मोटाई का एक हॉलो स्फीयर मान लेंगे, स्फेरिकल शेल मान लेंगे, और फिर क्या करते हैं कि इस शेल का वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मास होगा वो पूरे वॉल्यूम के अंदर बिखरा होगा। तो अगर इसका मास डेंसिटी मान लो रो इज इक्वल टू दिया हुआ है, कुछ भी मान लो कि सपोज 10 आर दिया हुआ है, 10 आर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका डेंसिटी दिया है। तो आप सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर गए और एक स्फीयर मान लिए, उस स्फीयर की मोटाई मान लिए डी आर। अब इसका वॉल्यूम निकालो, ये जो स्फीयर आपने माना है उसका वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, उस चीज को बाहर निकालो, एज्यूम करो कि उसको बाहर निकालें, और बाहर निकाल करके और देखें, सीधा कर दें उसको। जब सीधा कर दोगे तो वो बन जाएगा एक डिस्क टाइप का, और उसका कुछ मोटाई भी होगा, यानी कि वो बन जाएगा सिलेंडर टाइप का। इसके इनर सरफेस का एरिया देखो कितना होगा, इसके इनर सरफेस का, क्योंकि स्फेरिकल है, इनर सरफेस का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से एक खोखला स्फीयर निकाले, इनर सरफेस का एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर और उसकी मोटाई थी डी आर। तो हम इसका वॉल्यूम अगर फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा इनर सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई उसका मोटाई डी आर, तो ये इसका लगभग वॉल्यूम हो जाएगा। ये वॉल्यूम आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि बाहर से देखो एरिया कितना होगा 4/3 पाई आर प्लस डी आर का होल क्यूब। अंदर से देखो छोटे वाले स्फीयर का एरिया कितना है 4 पाई आर क्यूब
अगर अंदर वाले में देखा जाए तो आएगा आपका -4/3 पाई आर क्यूब। इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी यही चीज आंसर आ जाएगा, 4 πr² dr, यही आंसर आ जाएगा। वहां पर dr का जो क्यूब आएगा उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये सबसे आसान तरीका होता है वॉल्यूम निकालने का, कि अगर कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी है तो आप उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया ऑफ बेस हो गया 4 πr² और हाइट कितना हो जाएगा इसका, इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, dr, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब इसका अगर तुम मास निकालना चाहते हो dm, तो देखोगे 1 मीटर क्यूब का मास है रो, तो dv मीटर क्यूब का मास कितना हो जाएगा, रो dv। अब रो का वैल्यू पुट करिए और dv का वैल्यू पुट करिए तो आपका dm निकल जाएगा। इस dm को इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, टोटल मास निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बॉडीज के ऊपर क्या करते हैं कि उनके शेप के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स चूज करते हैं। एलिमेंट्स चूज करने के बाद से उस एलिमेंट का आप मास निकालो, अगर मास की बात हो रही है। अगर चार्ज की बात हो रही है तो उस एलिमेंट का चार्ज निकालिए और फिर उसके बाद से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देने से टोटल चीजें आ जाएंगी, मतलब जितने आपने एलिमेंट्स माने होंगे उन सभी एलिमेंट्स का टोटल मास, सभी एलिमेंट्स का मिला करके टोटल चार्ज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का ये एक एप्लीकेशन है। इतने क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इनको थोड़ा सा एक बार दोबारा आप अपने मन से करो और देखो कि क्या आप इसको कर पा रहे हो कि नहीं। अगर इतना सीख लोगे तो फिर आगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये बेसिक आइडिया रहेगा अगर आपके पास, तो आगे क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। इस कंसेप्ट के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया जेईई मेन 2019 में, 9 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में, और यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन का ही कंसेप्ट है, इसमें फिजिक्स का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। इसमें क्या बोला गया कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर ये इक्वेशन दिया, रो r इज इक्वल टू a बाई आर स्क्वायर ई रेज टू पावर -2r/a, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां पर कैपिटल ए और स्मॉल ए कॉन्स्टेंट्स हैं। और बोला गया है कि टोटल चार्ज अगर इसके ऊपर निकाला जाए तो टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, कैपिटल क्यू है। और कहा जा रहा है कि तो इसका रेडियस क्या होगा। पूरी तरह से सिर्फ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। हम जब स्फीयर के एलिमेंट्स मानते हैं तो स्फीयर के एलिमेंट्स कैसे मानते हैं, ये मानते हैं कि स्फीयर जो है वो कैसे बना है, एक बहुत छोटा सा स्फीयर, फिर उसके ऊपर उससे बड़ा स्फीयर, फिर उसके ऊपर उससे बड़ा स्फीयर, फिर उसके ऊपर उससे बड़ा स्फीयर, मतलब स्फेरिकल शेल। जैसे मान लो कि पेपर हो तुम्हारे पास, एक बहुत छोटा सा पेपर का टुकड़ा ले लो, उसके ऊपर पेपर को रैप कर दो चारों तरफ से टच करते हुए, फिर उसके ऊपर एक और पेपर रैप करो, फिर उसके ऊपर एक और पेपर रैप करो। इस तरह से पेपर आप रैप करते जाएंगे तो उस स्फीयर की लंबाई क्या होगी, बड़ी होती जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही मान सकते हो कि अगर एक स्फीयर है तो बहुत छोटा स्फीयर होगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा स्फीयर, फिर उसके बाद उससे बड़ा स्फीयर, फिर उसके बाद उससे बड़ा स्फीयर। इस तरह से करते करते क्या होता जा रहा होगा, ये सॉलिड स्फीयर फॉर्म होते जा रहा होगा। तो हम लोग स्फीयर के ऊपर जो एलिमेंट्स मानते हैं, एलिमेंट्स कैसे मानते हैं स्फीयर के ऊपर, ये मानते हैं हम लोग स्फेरिकल शेल टाइप के। हम ये मानते हैं कि बहुत छोटे छोटे स्फेरिकल शेल हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और करते करते एक बड़ा स्फीयर बन गया। तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लोग चूज करेंगे, किसी आर रेडियस पर जाकर के एक बहुत पतला सा स्फेरिकल शेल चूज करेंगे। इस स्फेरिकल शेल का थिकनेस सपोज dr, इसकी मोटाई आपने dr कंसिडर कर ली, इसका थिकनेस है dr। अब आपको इस एलिमेंट का वॉल्यूम कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब फाइंड करना पड़ेगा। इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम फाइंड करोगे और इस वॉल्यूम के अंदर, इतने के अंदर कितना चार्ज है वो निकालोगे। और जब इस एलिमेंट के अंदर चार्ज निकालोगे तो उसी को इंटीग्रेट कर दोगे, क्या मिल जाएगा आपको, टोटल चार्ज मिल जाएगा। ये तरीका होता है करने का। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इसका इनर सरफेस एरिया निकालिए। इनर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इस एलिमेंट का, 4 πr², और उसमें मोटाई से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 πr² इंटू dr, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। कोई बच्चा चाहे वॉल्यूम ऐसे भी निकाल सकता है कि इसका आउटर रेडियस है r प्लस dr और इनर रेडियस है स्मॉल r, तो आउटर वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम निकाल लीजिए 4/3 πr³ से, जहां पर रेडियस होगा r प्लस dr, क्यूब कर दोगे उसका। इनर वॉल्यूम निकाल लीजिए 4/3 πr³ और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो dr³ का जो टर्म आएगा इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि dr पहले ही बहुत छोटा है, उसका क्यूब करोगे और छोटा हो जाएगा, तो भी वही आंसर आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ ये थोड़ा छोटा होता है, इसी को फॉलो किया करो कि अगर इसका वॉल्यूम आपको निकालना है, dv में बोल रहा हूँ इसके वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम हो जाएगा इनर सरफेस एरिया 4 πr² इंटू इसकी मोटाई dr। तो ये आपने वॉल्यूम निकाल लिया इस एलिमेंट का। अब इस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है ये निकालो। कैसे निकालोगे, इसका चार्ज डेंसिटी हमको दिया हुआ है। चार्ज डेंसिटी है रो, रो मतलब रो डेंसिटी है, बोलेंगे इसको कुलाम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के ऊपर कितना कुलाम का चार्ज है,
अगर 1 मीटर क्यूब के ऊपर रो कूलाम का चार्ज है तो 2 मीटर क्यूब के ऊपर 2 रो, 3 मीटर क्यूब के ऊपर 3 रो, इस तरह से करते करते अगर हम डीवी मीटर क्यूब के ऊपर निकाला तो डीवी इंटू रो हो जाएगा। तो इस एलिमेंट के ऊपर अगर आप चार्ज निकालते हो छोटा सा डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू डीवी। वैल्यू पुट कर लो। रो की वैल्यू कितनी है, ए बाई आर स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2r/a, और डी की जगह पर लिख सकते हो 4πr² dr। ये इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर चार्ज पता चल गया आपको कि छोटे से एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना होगा, डी हो गया। अगर इसी को इंटीग्रेट कर दें, उस चार्ज को जो डी चार्ज है, अगर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो टोटल चार्ज कैसे निकाल लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन वैल्यूज पुट कर लो, ए बाई आर स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस 2r/a इंटू 4πr² dr। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और लिमिट देखो कहां से कहां तक होगा। जो सबसे छोटा स्फीयर होगा उसका रेडियस होगा 0, और जो सबसे बड़ा आखिरी वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस क्या होगा, r। तो स्मॉल r का जो वैल्यू है वो 0 से लेके कैपिटल R तक चेंज हो रहा है। अब जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लो। पहले तो देखो ये r² कैंसिल हो जा रहे हैं, 4π कैपिटल A ये कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। इंटीग्रेट करना है आपको ई रेस टू पावर माइनस 2r/a dr, इसको लिमिट है 0 से लेके कैपिटल R तक। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन रूल लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन रूल का मैंने शॉर्टकट बताया है आपको कि आप डायरेक्ट इसको देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स होता है, तो ये ई रेस टू पावर माइनस 2r/a हो गया। फिर क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो कोफिशिएंट कितना है, -2/a, इससे डिवाइड कर दिया। तो ये टोटल चार्ज का इक्वेशन आ गया। आपको क्या पता करना था, हमको कैपिटल R पता करना था। अभी लिमिट रखना यहाँ पर बाकी है, 0 से लेके कैपिटल R तक। लिमिट रखो फिर कैपिटल R निकालो। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में माइनस आ रहा है, -2π कैपिटल A इंटू स्मॉल a, और लिमिट रख दो यहाँ पर। लिमिट रखोगे तो हो जाएगा ई रेस टू पावर -2 इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई a माइनस ई रेस टू पावर 0। ई रेस टू पावर 0 हो जाएगा 1। सो Q इज इक्वल टू -2π कैपिटल A स्मॉल a ई रेस टू पावर -2r/a -1। ठीक है, सॉल्व करिए। Q के साथ ये इधर आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 2π कैपिटल A स्मॉल a, और यहाँ पर माइनस है, ये वाला माइनस, इस -1 को इधर लेके आओ तो +1 हो जाएगा। तो चलो मैं +1 को इधर लिख दे रहा हूँ। तो 1 माइनस Q डिवाइड बाई 2π इज इक्वल टू ई रेस टू पावर -2r/a। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। दोनों तरफ लॉग लगे तो क्या बनेगा, ln 1 माइनस Q डिवाइडेड बाई 2π इज इक्वल टू ln ई रेस टू पावर -2r/a। और लॉग में क्या होता है, जो ये पावर होता है, ये पावर को हम लोग पहले ला सकते हैं। अगर इस पावर को पहले लेकर के आ जाओगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ln 1 माइनस Q अपॉन 2π कैपिटल A स्मॉल a इज इक्वल टू -2r/a इंटू ln e। ln e की वैल्यू हो जाती है 1। यहाँ पर बेस और लॉग का नंबर दोनों सेम है, इसलिए ln e की वैल्यू हो जाएगी 1। अब सॉल्व करो आगे। तो ये आया ln 1 माइनस Q अपॉन 2π कैपिटल A इंटू स्मॉल a इज इक्वल टू -2r/a। ln e का वैल्यू 1। अब r निकालना है, तो a को इधर लेकर के आओ और 2 को इधर लेकर के आओ। तो क्या करोगे फिर, यहाँ पे ये आया -a/2 ln 1 माइनस Q डिवाइडेड बाई 2π कैपिटल A स्मॉल a इज इक्वल टू r। ठीक है, अब इस माइनस को अगर प्लस बनाना चाहते हो तो इस माइनस को इधर लेकर के जा सकते हो। जब इधर लेके जाओगे तो इसके पावर में -1 हो जाएगा, और जब इसके पावर में -1 हो जाएगा तो उसको 1 अपॉन करके लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हो तुम a/2 ln 1 अपॉन 1 माइनस Q अपॉन 2π कैपिटल A स्मॉल a इज इक्वल टू r। जिन बच्चों को लॉग नहीं आता है थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगा, यहाँ पे लॉग का रूल लगाएं। जब भी पावर्स में कॉम्प्लेक्सिटी आती है, पावर्स में वेरिएबल हमारे चले जाते हैं, तो उसको इवेलुएट करने का तरीका होता है लॉग लेकर के इवेलुएट करना। तो यहाँ पर लॉग का इस्तेमाल किया गया है। एक तो लॉग m रेस टू पावर n वाला फॉर्मूला होता है, उसको यूज किए हैं, और दूसरा ln e इज इक्वल टू 1 होता है, उसको यूज किए हैं। तो ये रेडियस आया a/2 ln 1 अपॉन 1 माइनस Q अपॉन 2π a। इसी तरह कुछ ऑप्शन था मेरे ख्याल से,
तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें भी हमने कुछ खास नहीं किया है, हमने क्या किया है कि एक एलिमेंट चूज किया है, उस एलिमेंट का हमने वॉल्यूम निकाला है और फिर उस एलिमेंट के ऊपर टोटल चार्ज निकाला है। एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है वो निकाला dq, और फिर हमने क्या किया कि उसी dq को इंटीग्रेट कर दिया। लास्ट में हमको r निकालना था, तो r निकालने के लिए हमको log का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ मैथमेटिक्स से है, इसके अंदर कुछ तो इंटीग्रेशन का पार्ट है, फिर बचा हुआ पार्ट लास्ट में इंटीग्रेट करने के बाद जब आंसर आ जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, लॉग लगा रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं, इन्हीं के हेल्प से ये क्वेश्चन करना है। फिजिक्स इसके अंदर कुछ भी नहीं है।